सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा वन ऑफ काइंड फेम शो द टॉक शो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है ट्रेनिंग का उससे रिलेटेड ही कि कोच और ट्रेनर में क्या डिफरेंस है? कोच और ट्रेनर में यही फ़र्क है। ट्रेनर आपको बताता है स्विमिंग कैसे की जाए थ्योरेटिकली, कोच आपको हाथ में लेके नीचे से हाथ हटा देता है, फिर आप तैरने लगते हैं। तो कोचिंग ज़्यादा बेहतर है? कोचिंग ट्रेनिंग से कहीं ज़्यादा ऊपर है। कोच में प्रोसेस के साथ, कोचिंग आपको प्रोसेस के साथ जोड़ती है, ट्रेनिंग थ्योरेटिकली जोड़ती है। कोचिंग में आपको मान लीजिए तैरना सीखना है तो आप देखेंगे ट्रेनर आपके साथ उतरता है पानी में, कहता है पहले पैर चलाओ पैर चलाओ पैर चलाओ, आपको नीचे से पकड़ के रखता है कोच, टेक्निक्स है ना। हाँ, फिर धीरे से वो हाथ हटा लेता है और आप तैरते हैं। वो कोचिंग जिस तरीके से बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो अब ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग से ज़्यादा कोचिंग पे हम फोकस करेंगे, और वही चीज़ हमें चाहिए। जब कोई नया रिक्रूट होता है तो उसको कोचिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग वो यूट्यूब से ले चुका होता है, स्विमिंग का ज्ञान भी होता है, बट उसको कोचिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कस्टमर को कैसे रिटेन करें? हाँ, कस्टमर को रिटेन करने का तरीका है, रिक्रूटमेंट करते वक्त ध्यान रखें हम किनको रिक्रूट कर रहे हैं, एक तो ये है। और दूसरा, रिटेनिंग के लिए उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ग्रूम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जैसे एक माँ 9 महीने लगाती है बच्चे को जन्म देने में, तो माँ कैसे रिटेन करती है? संभाल के रखती है बच्चे को कि कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाऊँ, उसके बाद एक खूबसूरत बच्चा आता है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है कि जिसको हम रिक्रूट करते हैं उसको कैसे संभाल के रखें। इससे ईजी वे में मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब वो जमाने लग गए, रिक्रूट किया और मैंने भूल, तब तो एबॉर्शन हो जाएगा, और ये एबॉर्शन वाले लोग ही नेगेटिव फैलाते हैं और फिर वो चोटी वाला बीच में आता है। आप समझ रहे हैं मामला कहाँ हो गया? समझ रहे हैं सर हम। एक कंपनी की अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति और एक डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, मेंटरिंग, ये तो हो गया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर का जो फ़र्ज़ बनता है उसका ये फ़र्ज़ बनता है, जैसे मैं अगर कभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं अक्सर सिखाता हूँ कि 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक जो घड़ी देखकर काम करते हैं और दूसरा घड़ी देखकर काम नहीं करते, क्योंकि घड़ी बनाने वाला घड़ी नहीं देखता है। आप समझ लीजिए, घड़ी बनाने वाला घड़ी। तो डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि सर आप मुझे ये बताएं कि मैं और कैसे एक्सेल कर सकता हूँ। आप, वो कंपनी नहीं बोलेगी, आपको पूछना पड़ेगा मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो जिसमें प्रश्न पूछने की क्षमता है वो अर्जुन है जो तीर मारेगा मछली की आंख में, राइट? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर सोशल मीडिया एक कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना काम करना चाहिए इन लोगों को सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया ना एक चक्कू की तरह है, नाइफ। लकड़ी की तरफ से पकड़ेंगे तो काटते चले जाएंगे, धार की तरफ से पकड़ेंगे तो हाथ कट जाएगा। टेक्नोलॉजी है। हम क्या करते हैं सोशल मीडिया में, इन्फ्लुएंस होकर रील बनाते हैं। खुद की क्या पहचान है इस बेसिस पे रील नहीं बनाते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि सोशल मीडिया सबसे आसान माध्यम है डेटा कलेक्शन का, ज्वाइनिंग का नहीं हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट की बात नहीं कर सकते, बिजनेस प्लान, लेकिन आप इंस्टाग्राम लाइव आ सकते हैं, फेसबुक लाइव आ सकते हैं 20 मिनट का, एक अच्छी कहानी बता के आप ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छे लोगों की तलाश है जिनको मैं सफल बना सकूं। तो डेटा कलेक्ट किया, अब इसमें फिल्टरिंग होगी, इसके बाद रिक्रूटमेंट होगा। इस तरीके से हेल्प हो सकता है। क्या बात है सर। ट्रेडिशनल सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग की सेल्स में क्या फ़र्क है? नहीं, ट्रेडिशनल सेल्स में तो आपको इंसेंटिव मिलेगी, जो बेचा, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। शोले पिक्चर का डायलॉग है। ट्रेडिशनल सेल्स, तेरे पैर रुके ये बंदूक चली। ट्रेडिशनल। डायरेक्ट सेलिंग में आपने जो बेचा वो तो है ही है, जितने लोग नीचे बेचेंगे उसका भी हिस्सा आता है, जिसको मेन खेल तो वहाँ पे है। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न पूछा ना कि, तो उसका आंसर वही मेन खेल में है कि आपकी जो पैसिव इनकम है वहाँ से शुरू होती है कि मैंने जिनको रिक्रूट किया उनके प्रोडक्ट से मुझे इंसेंटिव मिला, बट उसने जिनको रिक्रूट किया उसकी जो इनकम मिलती है वो पंप है जो सारी जिंदगी करता है। वही तो नेटवर्क है, खेल तो वहाँ पे है। सो अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं सेल्समैन हूँ, और अगर मैं बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? सेल्समैन बनना है तो ट्रेडिशनल सेल में चले जाओ ना, फिर इसमें आने की क्या जरूरत थी? और चैलेंज कहाँ पर है दोनों में से? ट्रेडिशनल सेल्स वाला नेटवर्क, ट्रेडिशनल सेल्स की जो भाषा है वो नेटवर्क की भाषा नहीं है, दोनों की अलग अलग भाषा है। एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई, एक एमबीए की पढ़ाई है। तो हो सकता है कि मैं फुटबॉल में बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, क्रिकेट में आऊंगा तो सीखना पड़ेगा एबीसी से। अगर मैं ये कह दूं जी मैं सब जानता हूं, नहीं जानता, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा तो मुझे इनसे सीखना पड़ेगा। तो मैं अपनी ट्रेनिंग की कोचिंग दे सकता हूं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ट्रेडिशनल वाला नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, सेल्स वाला नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसके जोश को तो हम सलाम करेंगे, प्रोसेस के लिए इन सबके सामने बैठना पड़ेगा, जितने भी हमारे वक्ता मंच पे आए थे, जैसे अभी अहंकार वाली बात की। ये फर्क है जी, थैंक यू सर। सर गोल सेटिंग्स पर कुछ टिप्स दें हमारी ऑडियंस को। अच्छा, गोल सेटिंग का सबसे सिंपल फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला है गोल सेटिंग का। जिसका एक दिन ठीक है उसका एक वीक ठीक है, जिसका एक वीक ठीक है उसका एक महीना ठीक है, और जिसका एक महीना ठीक है उसका एक साल ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। अगर मैंने आज रात तक कोई अचीवमेंट नहीं की है तो क्या गारंटी है मैं 1 सप्ताह में कर लूंगा? तो मैं हर व्यक्ति से जब भी मैं मिलता हूं मैं इसको बोलता हूं, यार जब मैं इस बिजनेस में आया था मैं इसको बोलता हूं, सर मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैंने कहा कुछ नहीं, 1 महीने के अचीवमेंट बता दे भाई क्या क्या है, पास्ट से इसका फ्यूचर दिख जाता है।
तो गोल सेटिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैंने आज का दिन कैसे बिताया, आज रात को सोते समय मेरे को तसल्ली हुई कि आज मैंने कुछ अचीव किया, तो क्योंकि कल भी आज ही बनकर आएगा, आपकी मुलाकात हमेशा आज से ही होगी, तो जिसका आज ठीक नहीं है उसका कल कैसे ठीक होगा। समझ में आ गई? फोकस होना चाहिए आज के ऊपर, सारे कल अपने आप बनते चले जाएंगे। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे, वो जिस भाई ने अभी बोला बड़ी इनकम पे, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। बड़ी इनकम के लिए आपको छोटी इनकम से शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी 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 इमारत की अगर नींव ही खराब है तो बड़ी इमारत कैसे बनेगी? छोटी इनकम, पे आउट 100 रुपए का है या 50 रुपए का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पे आउट शुरू हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, वो शुरू है। प्रोस्पेक्टिंग की सर टिप्स दें कुछ हमारी ऑडियंस को। प्रोस्पेक्टिंग की देखिए, प्रोस्पेक्टिंग की टिप्स क्या है, वेरी सिंपल है। एक तो हम कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें अपने गांव में, अपने शहर में, जो इन्फ्लुएंसर है, जैसे गांव का मुखिया, स्कूल की प्रिंसिपल, हॉस्पिटल की नर्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनके पास नेटवर्क होता है, ये लोग या तो आपको ज्वाइन करेंगे या आपकी मदद कर देंगे। अगर ये आपको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप कहना मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। याद रखें, हर अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति भी हेल्प करने में अच्छा फील करता है, तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए। यार सर मैंने ये बिजनेस शुरू किया, आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं यंग आदमी हूँ, 17-18 साल के, आप हेल्प मांगो ना, इसमें क्या बुराई है? तो मेरा मानना है अंधेरे में तीर मारने की तुलना में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से लोग हैं जिनका नेटवर्क है। 5 पावरफुल लोग अगर मेरी टीम में आ गए वो तो 500 का काम कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया जो अभी एक भाई ने बताया था, कोल्ड वाला, डेटा कलेक्ट करते हो। तीसरा मैंने इंस्टा लाइव और फेसबुक लाइव बताया, ठीक है। और चौथा तरीका ये हो गया जो आपके पास अपनी लिस्ट है। मैं थोड़ा इस लिस्ट को, वो जो पुराना तरीका था ना, फ्रेंड्स वाला तरीका, एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव, याद है ना, हम सबने सीखा है, रट्टा लगा लगा के सिखाया जाता था। मैंने इसको थोड़ा रिफॉर्म किया है, मैंने इसको स्नाइपर शॉट का नाम दिया है। अगर आप स्नाइपर शॉट मूवी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा स्नाइपर की खास बात होती है वो जिसको टारगेट करता है उसको हिट करता है। तो लिस्ट आपकी स्नाइपर शॉट वाली होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? आपको अपनी आंख बंद करनी है और खुद से पूछना है वो कौन से 25 लोग हैं जो मेरी हर बात को मान जाएंगे। वो कौन से 25 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं नहीं, वो कौन से 25 लोग हैं जिसके पास मैं मिलूंगा या तो मेरी हेल्प करेंगे या मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। आपके अंदर ईश्वर ने, खुदा ने, मालिक ने एक चीज दी है जिसका नाम है GGQ, गॉड गिवन क्वालिटी। और इस गॉड गिवन क्वालिटी का नंबर है गट फीलिंग, इनसाइट। आपके भीतर से आवाज आ जाएगी। 25 लोग अगर आपकी जिंदगी में हैं जो आपको मदद करने को तैयार हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, ये आपको 2500 का नेटवर्क खड़ा कर देंगे, 25,000 का नेटवर्क खड़ा कर देंगे। मैक्रो पे फोकस नहीं करना है, माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। मैं सोचूं मैं 10,000 लोगों का सेमिनार दूंगा, लोग आ जाएंगे, वो दिन लद गए हैं, क्योंकि वो हमें छोटे छोटे पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे अभी मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था तो किसी एक परचूने वाले ने बोला, परचूने वाला हम सब, जनरल स्टोर ना, पहले परचूने वाला, भाई साहब एक जगह अगर 8 परचूने वाले हैं तो मैं कैसे ब्रांड बनूंगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बताशे में नंबर 1 बन जाना, चीनी बेचने में नंबर 1 बन जाना। ब्रांड का मतलब होता है मैं हर चीज में हीरो नहीं बनता हूं, एक चीज में चैंपियन बनता हूं, इसको ब्रांड कहते हैं। तो उसको छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हार्ड वर्क, लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, मैं थोड़ा बदल देता हूं, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। दिशा गलत है या नहीं आपको डिसाइड करना है। कुली भी हार्ड वर्क कर रहा है, हम भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर दिशा गलत है तो फिर कुली बन जाएंगे। कुली बेचारे का दोष नहीं है, हार्ड वर्क की दिशा सही होनी चाहिए। तो इसीलिए 25 लोगों पे मैं फोकस कर रहा हूं। तो सेल्स कैसे क्लोज करें? सिंपल सा है, जब पूरा प्लान दिखा लिया, क्या हम यात्रा शुरू कर सकते हैं? सेल्स क्लोज। इतना आसान होता है सर? इतना ही आसान है, मन कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना ही आसान है। सारी बातें समझ में आ गई, क्या हम एक यात्रा शुरू करें? आंखों में अगर मेरी नियत साफ है तो सामने वाला हाँ बोल देगा। अगर मेरी आंखों में नियत साफ है तो सामने वाला मैक्सिमम क्या बोलेगा? ना। अच्छा, कोई भी ना परमानेंट ना नहीं है। एक बात याद रखना, कोई भी ना जब तक ये ना बोल दे आज के बाद इस प्रोडक्ट को लेके मेरे दरवाजे पर तू आया तो AK-47 से शूट कर दूंगा, तब तक हाँ है। कोई भी ना, मैम यामिनी जी, परमानेंट ना। आपको बैंक से कॉल आता है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, और आप झल्ला के रख देते हो ना। मैं इन सारे बैंकों का ट्रेनर हूं, कस्टमर केयर का। इनको पता है मैं क्या ट्रेनिंग देता हूं। हर गाली पे एक इंसेंटिव है। आपने गाली दे दी, उसका कमीशन बन गई, आप तेरी ऐसी की तैसी, मान भगवान ना करे ऐसा वर्ड आप यूज करें, यस, क्योंकि 10 गाली पे लंच फ्री है। हमारा मोटिवेशन तो उल्टा होता है ना। अब आपने मान लो 9 गाली दे दी, 10वीं वेट कर रही है। 10 वाले बंदे ने बोल दिया हाँ जी हमें क्रेडिट कार्ड लेना है, उसमें लंच नहीं मिलेगा, कमीशन मिल जाती है। हर ना आपको अमीर बनाने की दिशा में काम करता है। तो ना से डरे ना को एक्सेप्ट करें। अच्छा, दूसरा, सामने वाला कितना भी गुस्सा करे आपने गुस्सा नहीं होना है। जापान में सुमो फाइट होती है, सुमो देखा होगा आपने, बहुत मोटे मोटे होते हैं। सुमो फाइट का रूल मैं आपको बता देता हूं, जिसने पहले गुस्सा कर दिया वो हार गया। आपका गुस्सा उसको हमेशा याद रहेगा, उसका गुस्सा आपको याद नहीं रहेगा।
आपसे वो मिलता है, गुस्सा करता है, गले लगाना, जैसे एक भाई ने भी कहा, गले लगाना, कहना थैंक यू, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, हम फिर मिलेंगे। बंदा सोचेगा इसको मैंने गाली दी, तिरस्कार किया, फिर भी इसमें हिम्मत है ये कहने की हम, और ये पक्का आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपकी प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करेगा, प्लान को ज्वाइन नहीं करेगा, आपके मिजाज को ज्वाइन करेगा। यार इस बंदे के साथ मुझे रहना है, इस बंदे में क्या टेम्परामेंट है कि इसने गाली सुनने के बाद भी मेरे को पलट के गाली नहीं दी। ये बिजनेस जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का, ये आपको पेशेंस रहना सिखाता है, ये आपके मिजाज को ना सही बनाना सिखाता है। ये मिरेकल है इस बिजनेस का। हमने कितनी गालियां मतलब कॉलर पकड़ के निकाल दिया गया था। एक बंदे को एक प्रॉस्पेक्ट मिला, उसने कहा ये बंदा ना 5 बजे प्लान देखता है, सुबह 5 बजे, टाई वाई पहन के, हमारा डायरेक्ट सेलर 5 बजे उसके घर पहुंच गया। मैं थोड़ा खड़े होकर दिखाऊं? 5 बजे पहुंच गया, तो टाई मस्ट है, टिंग टोंग, दरवाजा खुला, जी भाई साहब पता लगा था कि आप हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। मैंने सोचा 5 बजे समय बताया था, और ये वो है जिसको नफरत है डायरेक्ट सेलिंग से। खुंदक निकालनी थी किसी ने, क्रॉस लाइन वाला ही होगा, और कौन होगा ये। एक सन्नाटेदार थप्पड़ लगाया, और घूमने वाली चेयर से घूमता घूमता हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बंदा नीचे आया, दाहिना हाथ टूट गया। भाई साहब मैं आपको सलाम करता हूं, मतलब मजा आ गया आपको सुन के। उसका दाहिना हाथ टूट गया, और वो गुस्से जो मैं था वो परेशान होकर नीचे आकर, यार सॉरी, गुस्सा। ये कहता है पक्का सॉरी फील कर रहे हो? बोला हाँ, तो ज्वाइन कर लो, बात खत्म। कहता तेरा हाथ, बोले वो छोड़ो ना, ठीक करवा लेंगे, तुम ज्वाइन कर लो, बात लो। ये रियल कहानी है। ये इसी बिजनेस की देन है कि हमारा पेशेंस का लेवल कहां बढ़ा देती है। लोगों के लड़ाइयां घर में बंद हो गई, बोले जब बाहर वाले को झेल लिया तो ये तो घर वाला ही है। सो ये बड़ा मजेदार बिजनेस है। यू ना, मैं एक बात बोलता हूं, बस एक बात, आपको ये बिजनेस ना टेंशन में नहीं करना चाहिए, एंजॉयमेंट में करना चाहिए, एडवेंचर में करना चाहिए, हंसते हंसते। और जो गाली दे मजा आ गया, ये जब तक आप खुद पे नहीं हंसेंगे चार्ली चैपलिन नहीं बनेंगे। चार्ली चैपलिन को याद रखना, जो खुद पे हंस के दुनिया को जिता के चला गया। ये इस बिजनेस की रौनक है, इस बिजनेस का मजा है। राइट, आगे चलते हैं। सर आपकी पर्सनल लाइफ भी काफी चैलेंजिंग रही, काफी स्ट्रगल आपने किया, तो आप पर्सनल एक क्वेश्चन है कि आपको क्या था जो इतना मोटिवेटेड आप रहे और आपने ये सब तो कुछ था ही नहीं, यही तो था। पिताजी अस्पताल में, कैंसर के मरीज, फूटी कौड़ी जेब में नहीं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लाना है, महीने का 25,000 खर्चा चाहिए। लाए कहां से? तनख्वाह 1750 रुपए, दिल्ली के वसंत विहार में। तो ऐसी एक बार डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में आ गए। उस समय तो वेबिनार चलते नहीं थे, 92 के आसपास, है ना। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा ये क्या बकबक कर रहा है। अब मैं बताऊंगा नहीं कंपनी कौन सी है, वरना आप मेरे पे हंसोगे। बस उस गद्दे पे सो के नींद अच्छी आती है, ये समझ लेना। जिन पुराने मित्रों को पता है वो समझ गए होंगे, ठीक है। वो गद्दे पे सो के नींद आ जाती है सर, ठीक है। अब मैं पीछे बैठा हुआ हूं, मेरी अपलाइन ने एक बात बोली जो सुनने वाली बात है। किसी ने कहा पार्ट टाइम फुल टाइम, याद है मैम आप? मेरी अपलाइन ने कहा 9 से 6 2 वक्त की रोटी देती है, 6 से 9 ये बिजनेस तेरी किस्मत बनाती है। क्या लाइन है। 9 से 6 2 वक्त की रोटी है, 6 से 9 कुछ था ही नहीं मैम। पिताजी के लिए अगर मैं कीमोथेरेपी ना करवाऊं तो मरने वाले हैं, रेडियोथेरेपी ना करवाऊं तो मरने वाले। 3,500 के किराए का मकान देखा, सनराइज वाला, थोड़ा सूरज निकलता है पूरब की दिशा में। तो मुझे वो दिखा रहा है वो प्रॉपर्टी एजेंट, सर यहाँ से सूरज निकलता है, यहाँ से सूरज डूबता है। मैंने कहा मेरे तो डूबे ही हुए हैं, तो क्यों दिखा रहा है। एनीवे, वो किचन के पास ले गया, ये किचन है, यहाँ से देखिए बढ़िया खाना। फिर मैंने कहा किराया, बोलता है 3.5, मेरी तनख्वाह 1750। मैंने कहा किचन मत दिखा, किराया देने के बाद खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो किचन जगह क्या फायदा है। तो मैं मानता हूं जीवन में या तो सपने मोटिवेट करते हैं या किसी चीज को खोने का डर मोटिवेट करता है। मेरे पास सपने कम थे, खोने का डर ज्यादा था, तो उसने मुझे जिंदा रखा कि भाई 6 महीना पिताजी को बचा पाऊं। तो मैंने अपना पुत्र धम होने का निकाला, बाद में ट्रेनिंग ली, सपने ड्रीम व्रीम बाद में आए। तो मैं मानता हूं जिसने जीवन में दर्द देखा है ना, वो सपने वाले से जल्दी मल्टीप्लाई करता है ग्रोथ के मामले में, जिससे तकलीफ देखी है जीवन में। बिल्कुल सर लीव अ स्टोरी, जैसा आप कहते हैं, लीव अ स्टोरी बिफोर लिविंग अ प्लैनेट। तो आपकी स्टोरी क्या रहेगी? हाँ, दुनिया छोड़ने से पहले कहानी छोड़ के जाओ जी। तो क्या कहानी छोड़ के जाएंगे? क्या कहेंगे आप मेरे बारे में? बहुत जबरदस्त इंसान। दैट्स ऑल, इतना ही चाहिए मुझे आपसे। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब इस प्लेनेट से मेरा शरीर डिपार्ट हो तो आप लोग दुआओं में याद करें, प्रेयर में याद करें, और ये कहें भाई ही वॉज अ गुड मैन, हमारी तरह था, हमारे साथ बैठता था, हमारे साथ उठता था, हमारे तरह हंसता था। इतना ही काफ़ी है, और क्या चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मैं अक्सर कहता हूँ हम सेलिब्रिटी बनाते हैं, बनते नहीं हैं, क्योंकि जिनको हम बनाते हैं वो हमें खुद ही बना देते हैं। तो ये बिजनेस ना जमीन पे रह के काम करने का बिजनेस है। ये बिजनेस जमीन में रह के अगर काम करेंगे तो दुआओं में रहेंगे। मैं बार बार एक वर्ड लेके आ रहा हूँ मैडम सुबह से, दुआओं में रहना है, दुआओं में रहना है, दुआओं में रहना है। सफलता का मतलब यह है कि मैं आपकी दुआओं में मौजूद हूँ, आपकी प्रेयर में मौजूद हूँ, इतना ही काफ़ी है। प्लान वहाँ भी दिखाऊंगा ऊपर, आप भूल मत जाना, मैं वहाँ पे भी मिलूंगा ट्रेनिंग आपके लिए। सर आगे चलते हैं रैपिड फायर में, और ये थोड़ा डिटेल में हो सकती है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है हाउ और वाई में सबसे पहले क्या आता है? ओके, हाउ और वाई में सबसे पहले क्या आता है? देखिए, वाई का मतलब है ये काम क्यों करूं, हाउ का मतलब है कैसे करूं।
एक माँ को सुबह पता है कि टाइम पे बच्चे को टिफिन देना है, उस टिफिन बनाना कैसे है वो हाउ है। कभी भी माँ लेट हुई, कभी भी माँ ने घड़ी देखी, क्योंकि माँ का वाई क्लियर है, हाउ अपने आप आ जाता है। सो वाई हमेशा पहले रहेगा, हाउ बाद में आएगा, लेकिन हाउ की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मैंने खाली वाई सिखा दिया, हर एक का हाउ अलग अलग है, ये जरा समझ लीजिएगा, हर एक का हाउ अलग अलग है। एक बंदा जो मान लो एक गांव में रहता है, उसका हाउ की ट्रेनिंग अलग है। सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के हिसाब से मैं 1-to-1 ट्रेनिंग क्या दूं ताकि इसको मैं तैयार कर पाऊं। बट शुरुआत तो वाई से होगी। सर इससे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे आपने बोला हर व्यक्ति का लेवल अलग है, तो क्या कंपनीज को भी जो ट्रेनिंग करते हैं उनको लेवल वाइज ट्रेनिंग करनी चाहिए? लीडर जिसने रिक्रूट किया है, अच्छा, जिस माने पैदा किया है, उसको लेवल वाइज yes, उसको पर्सनल लेवल पे, जनरल ट्रेनिंग तो होगी, उसको पर्सनल लेवल पे उसके साथ टाइम बिताना, उसको कोचिंग बोलते हैं। मान लो आप इधर आ गई, हमने आपको मोटिवेट कर दिया, आपने ज्वाइन कर लिया, बट आपका टाइप अलग है, आपकी जेंट्री अलग है, आपके कॉन्टेक्ट अलग है, तो मुझे आपको समझना पड़ेगा ना कि आपकी वर्तमान स्थिति साइकोलॉजिकली क्या है, सोशली क्या है, तभी तो मैं गाइड कर पाऊंगा। वरना मैं आपसे बोलूं यामिनी जी देख लो, ट्रेनिंग फॉलो कर लो, काम शुरू करो, तो फिर आपका हाल क्या होगा? आपका हाल वही होगा कि एक बंदा इंटरव्यू देके निकल रहा है, उससे पूछा भी क्या पूछा गया तेरे से, उसने कहा 2 प्रश्न पूछे, भारत को आज़ादी कब मिली? मैंने कहा जी कोशिश बहुत देर से चल रही थी, अंत में 15 अगस्त 1947 को मिल गई। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कौन कौन से दल शामिल थे? मैंने कहा 2 दल, गरम दल सुभाष चंद्र बोस, नरम दल गांधी। बोले वेरी गुड, वो रट्टा लगा के अंदर घुस रहा है, कोशिश तो बहुत देर से चल रही थी, कोशिश तो, लेकिन प्रश्न बदल गया। प्रश्न सुन लीजिए, तुम कब पैदा हुए? बंदा कहता है कोशिश तो बहुत दिन से चल रही। अच्छा यहां तक बात खत्म हो जाती तो और बात थी, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या? सर 2 दल शामिल थे इसके अंदर। ये हो गया रट्टा, समझ में आ गई? तो ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो किसी को रिक्रूट करे उसको प्रॉपर तरीके से ग्रूम करे। आप हैं मेरे साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डायरेक्ट सेलिंग अकेले करना चाहिए या फैमिली के साथ? अरे 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 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फैमिली अभी कैसे? बच्चे को मैंने अगर सिखा दिया बेटे हर महीना टूर है, हर 3 महीने में टूर है, तेरा आईफोन भी आने वाला है, अच्छा पापा इतना पैसा लाते कहां से? तो मैंने कहा बेटे मैंने एक बिजनेस किया है, इसमें हर महीना पैसे बढ़ते हैं, इसमें हर 3 महीना घूमने की। अब वो क्या करेगा? वो अपने दोस्त के पास जाएगा स्कूल में, बोलेगा देख मेरे पापा तो हर साल में 3 बार घूमने जाते हैं, तेरे पापा नहीं जाते। अब वो अपने बाप को पकड़ेगा कि इसके पापा जो करते हैं आप वही करो। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? क्या बोले? हमारा बच्चा सबसे बड़ा प्रॉस्पेक्ट डेवलपर है, हमें पता ही नहीं है, हमने कभी यूज ही नहीं किया। अब आ जाते हैं हमारे घर की जो बहनें हैं, वाइफ है, लेडी जितने कम समय में कन्विंस कर सकती है, एक पुरुष की औकात नहीं है कि उतने बांध करें, औकात ही नहीं है, माफ करें मेरे शब्दों को। लेडी सिर्फ ये बोलती है मैं कह रही हूं ना ज्वाइन कर, दिमाग क्यों लगा रही है अपना? डन, मामला खत्म, मामला खत्म, फिनिश। क्यों? भगवान ने लेडी को एक इमोशनल पावर दी, ये गॉड की गिफ्ट है, ये ऊपर वाले की गिफ्ट है। हम प्लान दिखा रहे हैं, टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं, ताम झाम, बंदा कहता है मैं सोचूंगा। लेडी को सोचूंगा क्या? मैं बोल रही हूं तो काम खत्म हो गया। हमने कभी भी अपने घर की बहनों को नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय नहीं करवाया। अभी मैम ने आके बोला, कितना अच्छा बोला, देखो ना, बिंदास तरीके से बात की। कुछ लोगों को शब्द अच्छे नहीं लगे होंगे, बट यार शब्दों पे मत जाओ, थोड़ा सा एंटरटेन होना सीखो। कितना अच्छा बोला, मैं तो चाहूंगा कि हर प्रोग्राम में इनको बुलाया जाए, इतना अच्छा इन्होंने बोला, ताकि हमारे घर की जो हाउसवाइफ से बहनें हैं, दुनिया का सबसे पेनफुल मोमेंट होता है मैडम, कोई भी लेडी चाहे पति कितना भी सक्षम क्यों ना हो, उसके आगे हाथ फैला के बोले इस महीने के खर्चे में 5,000 रुपये और डाल देना, ये सबसे पेनफुल मोमेंट है। कोई लेडी नहीं चाहती है, हर लेडी का आत्मसम्मान है, और ये बिजनेस आपके हाथ को ऐसे नहीं रखती है, ऐसे रखती है हमेशा, आपका हाथ हमेशा ऐसे रहता है। इस बिजनेस फैमिली को पूरा इन्वॉल्व करना चाहिए मैम। मैं तो फैमिली वाला आदमी हूँ। बिल्कुल सर, आई एम श्योर सब लोग सुन रहे होंगे। मेरा फैमिली का टिकट आता तो मैं सबको ले आता। सर अगली बार ओके ओके। नेक्स्ट है, डेली मोटिवेशन जरूरी है या ओकेजनली? अच्छा मैम, नहाना रोज जरूरी है कि नहीं? खाना रोज जरूरी है? सिंपल सा है ना मामला, बड़ा सिंपल सा है ना। मोटिवेशन डेली जरूरी है, इसको क्यों? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं थोड़ा एंटरटेन वे में बात कर रहा हूं क्योंकि लास्ट का राउंड है, थोड़ा सा अपन मूड को। रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार होता है। कुछ भी आप करें, कुछ भी करें, रात को सोने से आधे घंटे पहले माइंड को ब्लैंक कर दें, ओके? और रात को आधे घंटे कोई 20 मिनट की वीडियो, अच्छी वीडियो, अच्छी, ये सब नहीं जो दिमाग खराब कर रही है, देख के सोएं। पूरी रात ये वीडियो काम करेगी, सुबह फ्रेश माइंड में आप उठेंगे। अपने गोल्स को रात को पढ़ के सोएं। मैं आपको बता रहा हूं टेक्निक, अपने गोल्स को रात को पढ़ के सोएं, रट्टा लगा के, पूरी रात गोल्स काम करेंगे, सुबह आप फ्रेश मूड में उठेंगे। डेली मोटिवेशन चाहिए। लता जी 2 दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आवाज में फर्क आ जाएगा, तो डेली मोटिवेशन चाहिए जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ ग्रोथ, स्किल्स और हार्डवर्क। सेल्फ ग्रोथ, स्किल्स या हार्डवर्क क्या जरूरी है? ओके, इसको अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं, स्टार्टिंग विथ हार्डवर्क, स्किल्स एंड सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, हार्डवर्क, स्किल्स, सेल्फ ग्रोथ। हार्डवर्क करना चाहिए, सक्सेस स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और कंटिन्यूअस सेल्फ ग्रोथ करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिजनेस में ड्रेस कोड होना कितना जरूरी है? हाँ, अभी टाई के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा। हर घर की एक लिमिटेशन है। आप जिस घर में 1-to-1 प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर वहां पे एक लोग लुंगी और बनियान में बैठे हुए हैं तो टाई हटा दीजिएगा। वो कहेगा ये टाई वाला बिजनेस है, मैं नहीं कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टाई को निकाल के फोल्ड करके जेब में रखिएगा, नॉर्मल शर्ट रखिएगा, उसके लेवल पे पहले आइएगा ताकि उसको लगे ये मेरे जैसा है। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ घर में ट्रेडिशन होती है कि भाई प्रोटोकॉल होता है कि चप्पल उतार के आपको जाना है। चप्पल उतारना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने रिलीजन से प्यार करता है, प्रोटोकॉल से प्यार करता है, अपनी बिलीफ सिस्टम से प्यार करता है। हमें बिजनेस बाद में देखना है, उसके बिलीफ सिस्टम को पहले रिस्पेक्ट करना है, पहले रिस्पेक्ट करना है। तो ड्रेस कोड का मतलब मैम क्या हो गया, जहां जिस वक्त जिस ड्रेस की जरूरत है, जहां टाई की जरूरत है वहां टाई भी हम पहन के आए, जहां टाई की जरूरत नहीं वहां नहीं पहननी है। तो ड्रेस कोड फिक्स नहीं हो सकती है, क्योंकि आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है वो कैजुअल्स में जाके प्लान, क्योंकि अगर वो ड्रेस टाई में चला गया तो उसका बोलेगा पागल होके आ गया ये कहीं से, क्योंकि वो जींस में है ना। तो पर्पज है जींस पहने, निक्कर पहने, हाफ पैंट पहने, पे आउट आना चाहिए। मामला बड़ा क्लियर है, सीधी बात, सीधी तरीके से। हाँ, फॉर्मल प्रोग्राम में आओ तो फॉर्मल ड्रेस जरूरी है, लेकिन अब घर में बैठे रात को जूम प्रोग्राम कर रहे हैं और पसीने 47 डिग्री में टाई पहन रहा हूं, चक 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 चू रहे हैं, वैसे ही खराब हो जाएगा मामला। तो हमको पता होना चाहिए किस जगह कौन सी ड्रेस की जरूरत है। स्मार्टली चूज कर। स्मार्टली चूज योर ड्रेस। सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपनी इनकम को लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्ट करना सही है या प्रॉपर्टी और बेसिक जरूरतों पे? जब सक्सेसफुल हो गए हम लोग, हाँ, तो हाउ वी शुड यूटिलाइज आवर फंड्स? तो पहले मनी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। 3 तरह का एरिया है मनी मैनेजमेंट पे, नीड, विश एंड ग्रीड। जरूरत, चाहत और लालच। जरूरत पे खर्च करो, चाहत पे खर्च करो, लालच पे खर्च मत करो। मैं हूं आपके साथ। जरूरत पे खर्च, चाहत मतलब गाड़ी वाड़ी जो भी लेना है, लालच पे खर्च नहीं करना है, वरना जिस पे आज खर्च कर रहे हो कल वो बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट कहां करें। अब कुछ लोग बोलेंगे गोल्ड में डाल दो, सेफ है। कुछ लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड में डाल दो। कुछ लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी। मेरा क्या मानना है, ऐसी इनकम क्रिएट करो कि जहां रोज पैसा है। सिंपल बात। और कुछ भी समझ में ना आए ना, सेविंग में डाल दो। पैसे पास में पड़े रहते हैं ना, बड़ी सुकून की नींद आती है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? लेकिन किसी के कहने पे मैंने मान लो कोई प्राइवेट कंपनी का हमने शेयर ले लिया, अब वो नहीं उठा तो ये तो लुट गया, इससे डाल दिए। सबसे सेफेस्ट है गोल्ड, आपको पता ही है। लेकिन अगर कुछ भी ना हो मैम, कुछ भी ना हो, तो आप अपने सेविंग में पैसे रखो और आराम से चलो, कोई हड़बड़ नहीं है। ये जो इनकम है इसको मल्टीप्लाई करते रहो। आमदनी जिसकी लगातार बढ़ी हुई है वो सबसे सेफेस्ट है, वरना कल को प्रॉपर्टी भी पता नहीं क्या होगी। जब प्रॉपर्टी के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए ना आपको। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे सिंपल सा रास्ता है कि आप छोटे छोटे पॉकेट्स आइडेंटिफाई करो। नहीं समझ में आ रहा है, सेविंग में रखो, लेकिन ब्लाइंडली पैसा मत डाल दो, क्योंकि कमाने में जान निकल जाती है, गंवाने में सेकंड लगते हैं। स्मार्टली चूज करें हम। यस 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 यस। हाँ, थैंक यू वेरी मच मच सर। ओके।